नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे अहम बात ये कहना था कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसकी अगली धारावाहिक का प्रसारण आज हुआ। चर्चा उस विषय पर ही करना था, क्योंकि कल पहले धारावाहिक की पहले संस्करण के प्रसारण पर बात किया गया था, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योगों के उभारने के दिशा में जो उन्होंने बोला था। आज का उनका प्रसारण देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस पर जब तक सारे एपिसोड की प्रसारण ना हो जाए तब तक कहना बेमानी है, तब तक उचित नहीं रहेगा उस पर कोई बात करना। ये धारावाहिक की तरह से आ रहा है। सीतारमण जी बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई शो होता है ना, उसमें होस्ट कहता है कि द विनर इज। अब वो विनर 8 बजे का कार्यक्रम 3 बजे भोर में जाकर के पता चलता है कि इस शो का विनर कौन है। तो ये जो 20 लाख हजार करोड़ जो भी है, मेरे पास तो इतना रुपया कैलकुलेटर में भी नहीं आता, तो माने 20 लाख करोड़ जो भी हो, तो हमने सोचा कि जब ये सारे एपिसोड आ जाएंगे ना, फिर उसमें से तथ्यों को निकाल करके आपके सामने रखा जाएगा। तब तक इसका प्रसारण हम अपने फेसबुक पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा, बड़ा सस्पेंस होता जा रहा है। इसलिए पाठक जी को नमस्कार। पाठक जी, अगर आप कैमरा पर आकर के कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो कृपया आदेश करें, हम आपको सुन करके लाभान्वित होंगे। आप एक युवा यशस्वी हैं। अगर कैमरा पाना चाहे तो कृपया लिखिए, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। तो उसमें कोई क्या लिख रहे हैं? नमस्कार भैया, आशा है आप स्वस्थ होंगे। बिल्कुल हम स्वस्थ हैं, आपका कृपा है, भगवान का है। मोदी जी ने इतना 20 लाख करोड़ रुपया दिए तो सुन करके हम स्वस्थ हो गए। अब अस्वस्थता मेरे कहाँ रही? बाकी आप लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं चाहिए। तो मित्रों, वो उस पर बाद में, हालांकि उसमें से एक बड़ी खुशी की बात थी, कल मैंने अफसोस जाहिर किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जो मेहनत का मजदूर है उनके लिए कुछ नहीं किया। वो शायद मोदी जी ने सुन लिया या सीतारमण जी ने सुन लिया। सीतारमण को हिंदी नहीं आती है, मेरा कार्यक्रम हिंदी में होता है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने शायद सुना और उन्होंने आज ये कहा कि भाई जो गरीब मजदूर लोग हैं, राकेश परमार टाइप के, उनको 5-5 किलो आटा दिया जाएगा अगले 3 महीने तक। मैं श्री रणधीर सिंह चिक्कू जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आप मुझे सुन रही है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो 5-5 किलो आटा अगर 3 महीने तक मिलेगा, 1 किलो चना भी मिल रहा है, क्योंकि चना खाने से स्वस्थ रहता है आदमी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के स्वस्थता के विषय में भी सोचा है। 1 किलो चना है, दाल है, 5 किलो आटा है, 3 महीने तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि 8 करोड़ प्रवासियों को दिया जा रहा है। अब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 8 करोड़ तो गुजरात में ही है। 2011 के जनगणना के मुताबिक 14 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने घरों से बाहर नौकरी करते हैं। 14 करोड़ की संख्या 2011 की थी। हालांकि मैं 2011 से पहले आया था, इसलिए मेरी काउंटिंग हो गई होगी, लेकिन 2011 में अगर ये 14 करोड़ था तो आज की तारीख में मैं समझ रहा हूँ कि ये 20-22 करोड़ तक तो हो ही गया होगा। हालांकि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। आदरणीय प्रभाकर मिश्र जी जैसे आदमी हैं तो उनको पता होगा, वो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो कृपया मुझे करेक्ट करने के, लिख के, बोल के, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 करोड़ प्रवासी नहीं है। 11 करोड़ 2014 में थे, तो बढ़े ही होंगे, घटे नहीं होंगे। तो वो फिर 8 करोड़ को ही दिया जाएगा और बाकी को क्यों नहीं दिया जाएगा, अभी इस तरह की कोई सीतारमण जी ने बताया नहीं, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन खैर, 8 करोड़ ही सही, 8 करोड़ लोगों को अगर कुछ भी आटा चावल दाल मिल रहा है तो ये स्वागत योग्य है। मैंने कल इसका मांग किया था कि आप श्रमी उद्योगों की मदद कर रहे हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो भूखे कैसे भजन करेंगे, तो वो स्वागत योग्य है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात पर धन्यवाद दूंगा। मित्रों, आज जो मुद्दा था कि आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आजकल कोरोना पर उनका रोज आ रहा है, उस पर उन्होंने अब मान लिया है कि ये एड्स की तरह से परमानेंट चीज है, अब ये खत्म होने वाला नहीं है। मतलब जिस तरह से एड्स बचाव ही इसका उपाय है, उसी तरह से कोरोना भी बचाव ही उपाय है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स और कोरोना को बराबर के शहरों में ला दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने कहा है। आज उनका बयान था कि ये एड्स की तरह से अब आपके जीवन में परमानेंट रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे संशय है। जितनी कोरोना पर मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ विशेषज्ञों के मुंह से, एड्स तो कुकर्मियों की बीमारी थी। अगर आप एकल पत्नी प्रिय है और भगवान राम के मर्यादा को मानते हैं, भगवान राम के चरित्र को मानते हैं कि सीता जी के वनवास के बाद भी उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं रखा, तबकि राजा लोग रखा करते थे, तो आपको एड्स नहीं होगा। आजकल रामायण चल रहा है तो हम रामायण के अनुसरण तो पहले से कर रहे हैं, हम एक ही पत्नी वाले लोग हैं, तो हमको एड्स का कोई खतरा नहीं है। तो ये कुकर्मियों के लिए था। लेकिन कोरोना तो संक्रमण बिना किसी संपर्क और बिना किसी संसर्ग के होगा, तो उसको एड्स की तरह से कैसे जोड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन बताएगा। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बचाव एड्स के लिए उपाय है, उसी तरह से बचाव कोरोना के लिए है। मतलब आप फेस मास्क डालिए, आप लोगों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए, ये वगैरह वगैरह जो कुछ होगा। अब चूंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन विज्ञान का विद्यार्थी हूं, 2-3 चीजें मेरे मन में उपजा है जिसका निवारण होना चाहिए, आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि ये कहा जाता है कि ये बीमारी चीन के वुहान शहर में उत्पन्न हुई। ठीक है, हुआ होगा। अरे सानंद जी को नमस्कार, कैसे सानंद भाई? आपका आशीर्वाद मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई शानदार। आप जैसे लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग मुझे सुनते हैं और मार्गदर्शन देते हैं और बहुत बढ़िया कहते हैं। ये मेरे लिए बूस्टर है सानंद भाई, आपको प्रणाम बोल रहा हूँ। कृपया अगर कुछ त्रुटि हो तो सुधारिएगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं और हम तो अशिक्षित आदमी हैं, हम आप जैसे लोगों से शिक्षित हो रहे हैं। तो कृपया सानंद भाई बने रहिएगा और कृपया सुधारिएगा। अगर कोई त्रुटि मेरे में हो जाए, कोई कम गलती हो जाए तो आपको नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वुहान शहर में नवंबर में ये डायग्नोस हुआ। जनवरी में पहला मरीज पाया गया। वुहान 1.5 करोड़ के करीब की आबादी है। जैसे हमारा दिल्ली 2 करोड़ का है, उसी तरह से दिल्ली से थोड़ा सा कम आबादी वाला वुहान शहर है। जो वुहान की नक्शा, जो हमने थोड़ा वुहान के विषय में पढ़ा, तो मैं इसके पहले वुहान नहीं जानता था कि गाँव कौन सा है, लेकिन जैसे ये बीमारी हुई हमने उसके विषय में जानना चाहा, तो 1.5 पौने 2 मतलब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है। हाँ सानंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिएगा, सुधारते रहिएगा मुझे। अब वुहान से बीजिंग, शंघाई और शहरों में लोग आते जाते हैं बराबर, क्योंकि चीन में तो हाई स्पीड ट्रेन है। आदमी सवेरे नौकरी करता है 300 किलोमीटर दूर और शाम को अपने घर आ जाता है, क्योंकि वहाँ हाई स्पीड ट्रेन सबसे ज्यादा चीन और जापान में है। तो वुहान से लोग शंघाई गए होंगे, बीजिंग गए होंगे और कुछ शहर में गए होंगे जो मैं नहीं जानता। मैं दिल्ली से बता देता हूँ। दिल्ली में गुड़गांव गया होगा, गाजियाबाद गया होगा, फरीदाबाद गया होगा, सोनीपत गया होगा। तो बीमारी सिर्फ दिल्ली में क्यों रही, सोनीपत में क्यों नहीं पहुंची, गुड़गांव में? जबकि आप कह रहे हैं कि ये संक्रमण लोगों के साथ ट्रेवल कर रहा है। मैं फिर से बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि भाई आप लॉकडाउन में रहिए, आप घरों में कैद रहिए, अगर आप बाहर जाएंगे तो बीमारी लाएंगे। मैंने भी अपने फेसबुक लाइव में कहा था कि भाई ये बीमारी बड़ा स्वाभिमानी है, आपके घर पे नहीं आएगा जब तक आप उसको लाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर इस तरह की बात है तो वुहान से बीजिंग में बीमारी क्यों नहीं फैली, वहां से शंघाई में क्यों नहीं फैला, या और कोई शहर में क्यों नहीं फैला? मैं चीन की छोड़ दीजिए, चीन का शहर मुझे याद नहीं है, मैं दिल्ली मान लेता हूं वुहान को। तो दिल्ली से गुड़गांव नहीं हो फैला, गाजियाबाद क्यों नहीं गया, सोनीपत क्यों नहीं गया, पानीपत क्यों नहीं गया, सिर्फ दिल्ली में क्यों रहा? पहला संदेह मेरे को इस बात पर है। दूसरा संदेह है कि वुहान जहां से बीमारी उत्पन्न हुई थी और वहां की स्थिति सामान्य हो गई बिना लॉकडाउन के। उसके बाद चीन के और शहरों में कुछ बीमारी हुई, कुछ लोग मरे। वो रूटीन में मौत होता है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो मौत दर भी ज्यादा है, तो कुछ लोग मरे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अमेरिका का। अब एक इसमें अपुष्ट खबर नहीं है, बिल्कुल पुष्ट खबर है कि वुहान के जिस लैब से बीमारी का फैलने का आशंका व्यक्त किया जा रहा है, वो लैब फिनांस एंड इंडोर्स बाय अमेरिका। ये बात एक बहुत ही चिंतनीय और बहुत सोचनीय योग्य है कि वुहान के उस लैब को फंडिंग अमेरिका करती थी। इस बराक ओबामा के समय से, बराक ओबामा ने अंतिम किस्त दे करके गए थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको किस्त दिया है। मतलब वुहान का वो लैब
गवर्न बाई फाइनेंस बाई अमेरिका। अब ये बहुत समझने वाली बात है, मतलब लालू जी और मुलायम सिंह जी वाली राजनीति नहीं, थोड़ा सा उससे ऊपर की राजनीति है, वो बहुत गहरा राजनीति है, इसको समझने वाली बात है। और इससे ये समझा जाएगा कि दुनिया कहाँ घुमा रही है और असल में ये खेल क्या है। अब जब यह पूरी समझ जाएंगे तो आपको इन दो शहरों से नफरत, इन दो देशों से नफरत हो जाएगा और आप अपने हाथ चीन और अमेरिका का सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे को कृपया पूरा रख लेंगे बात। अगर कुछ लगे तो आदरणीय निर्मल भाई बड़े समझदार आदमी हैं, सनत भाई हैं, हमारे प्रकाश जी हैं, ये सब लोग मुझको कृपया करेक्ट करेंगे अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं तो अब अमेरिका में जो मौत दर हुई उसमें एक खबर आया कि एक 86-87 वर्ष का आदमी अपने सामान्य मौत मरा। तो उसको कहा गया कि भाई आप इसको कोरोना में लिखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का एक सीनेटर, मतलब जो हमारे यहाँ के सांसद होते हैं उसको उनको सीनेटर कहा जाता है, वो एक सीनेटर का सीनेट में बयान है, मतलब पार्लियामेंट में बयान है, हमारे संसद का संसद में बयान है। अब हमारे यहाँ के तरह के संसद वहां के होते होंगे जो उल जुलूल बेमतलब की बोलते होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं वहां का ना तो संसद का चुनाव लड़ा, ना वहां के संसदीय पद्धति को जानता हूं। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अमेरिका के संसद के वक्तव्य पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उस पर चर्चा की जाती है और उसका महत्व है। हमारे यहाँ के संसद के जैसा नहीं कि 50-60 नकारे हुए नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री ने अमेरिका को चिट्ठी लिखा कि नरेंद्र मोदी को वीजा मत दीजिए। अमेरिका वाला उस चिट्ठी को ला करके कूड़ेदान में डाल दिया, बोला साले तुम सब लोग कूड़े हो, अपनी अपनी बात बता दिए। इस तरह की हैसियत अमेरिकी सांसदों की नहीं है। अमेरिका के सीनेट का एक रेस्पेक्ट है। उस अमेरिका के सीनेट ने यह बात बताया कि वहां पर सामान्य मौत को भी कोरोना में काउंट करने की दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अनजस्टिफाई है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या कोरोना एक हवा है? कोरोना एक हवा बनाया जा रहा है? मैं बड़ा विनम्रता से अपुष्ट खबरों के बिहाफ पर आपसे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मुझे डॉक्टरी नहीं आती और ये सारी बातें वैज्ञानिकों के, साइंटिस्टों के और डॉक्टरों के कहने योग्य बात है। लेकिन मैं उन्हीं के बिहाफ पर कर रहा हूं जो उन लोगों ने कह दिया है। उन लोगों ने जो कह दिया वो ये था, और हम जोड़ भी रहे हैं, और अपने आप ही बाद में भारत में आऊंगा और सीन समझने और समझाने का प्रयास करूंगा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बफेलो, ये वहां के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है। वहां का न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, बफेलो है। ये जो शहरें हैं वहां पर आबादी पड़ी रहती है। न्यूयॉर्क में तो बसने की दुनिया से लोग चाहते हैं। मौत दर जो सबसे ज्यादा वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद और जगहों के मुकाबले क्या अमेरिका से लोग वाशिंगटन नहीं गए, वहां से और जगह नहीं गए, वहां से और अमेरिका, जैसे अमेरिका का मैं बहुत शहर नाम नहीं जानता इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। तब क्या ये है कि या एक विश्व युद्ध की शुरुआत है? एटम बम के जगह जैविक बम का इस्तेमाल हो चुका है कि दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाए। ये इसलिए कह रहे हैं कि जो आज डॉलर का रेट जारी हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है, रुपया का रेट डाउन हुआ है, मतलब कि दुनिया लॉकडाउन है। हम खबरों में देख रहे हैं कि पूरा होल ग्लोब लॉकडाउन है, हर कल कारखाने दुनिया भर के बंद है। तो जब दुनिया भर का कल कारखाना बंद है तो डॉलर कौन से गाड़ी से चल रहा है कि उसका बढ़ता जा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। चूंकि डॉलर इसलिए बढ़ता था कि अमेरिका ने अपने चाल चलन और दबाव से दुनिया में डॉलर में बिजनेस करने का दबाव बनाया था पूरी दुनिया भर में, कि दुनिया में आप विश्व के किसी भी कोने में कोई खरीदारी करेंगे तो डॉलर में कर देंगे, तो डॉलर का भाव बढ़ गया था। आज के तारीख में तो कोई परचेजिंग नहीं हो रहा है, तेल जीरो पर आ गया है और भी कई चीजें, सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद है, सारा पहिया बंद है। तो डॉलर किस पहिए से चल करके रेट बढ़ा रहा है? ये एक सोचने की बात है, ये एक समझने की बात है। और जैसे आप इस विषय पर अपना दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगी कि कोरोना क्या चीज है और कोरोना को क्यों महामारी का दर्जा दिया जा रहा है। अब बात आता है कि फिर हमारे भारत के सारे टीवी चैनल, समाचार, डॉक्टर, नेता उते सब कोरोना 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 क्यों चिल्ला रहे हैं? तो आप जितने ये 10-12 लोग हैं उन लोगों को मैं क्षमा चाहते हो कहूंगा कि ये सब लोग बंडबरू हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि गधा की यारी और लात के सनसनाहट। मतलब अगर आपको गधे से यारी रखनी है तो लात का तो आपको प्रैक्टिस डालना चाहिए, क्योंकि गधे का काम है लात मारना। अगर गधे के साथ रहेंगे तो उसके पिछवाड़े जाने पर वो लात मारेगा, ये उसका काम है।
अगर आपको लात की आदत नहीं है तो आप गधे के साथ ना रहिए। मेरा अपना मानना है, ये छोटे मुंह और बहुत बड़ी बात है, औकात से बड़ा बात है। मेरा अपना जो सोच है, जो थॉट है, वो ये है कि अमेरिका पूरे इंसानियत का दुश्मन है। मतलब वो इंसानियत का दुश्मन है, वो इंसान का नहीं, पूरी इंसानियत का दुश्मन है, जो मेरा समझ है। ये बात मैं मुलायम सिंह जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लालू जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, और लोग नहीं कह रहा हूँ। ये अमेरिका के लिए है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। आप अगर जोड़ लीजिए तो भारत पहले रसिया का दोस्त था, रसिया से हमारा हथियारों का एक्सपोर्ट होता था। अमेरिका हमारा दुश्मन था 71-65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई उसमें अमेरिकी बेड़ा आ गई थी, उसको काउंटर करने के लिए रसिया बेड़ा उसको बीच में आकर के रोक दिया। नहीं तो अमेरिका अपनी पूरी लाव लश्कर ले आकर के हमको तबाह करने के लिए आ चुका था। उस वक्त पाकिस्तान उसका दुलरुआ बच्चा था, एकदम गोद लिया हुआ। अब उसको लगा कि भाई हमारे जो हथियार है वो 20 करोड़ लोगों में कितना बिकेंगे, 130 करोड़ में मैं बेचूं। तो उसने 130 करोड़ वाले देश पर दबाव बनाने का कोशिश किया, और इसकी शुरुआत हुआ आदरणीय मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जब परमाणु समझौता पर संसद में नोट वोट उछाले, वो सब आपने देखा होगा। उस वक्त कम्युनिस्ट और भाजपा सब लोग जैसे मतलब आ गए थे। वो कम्युनिस्ट, और जहां ममता बनर्जी और ज्योति बसु की पार्टी एक ही हो गई थी, भेड़ बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे थे। वो गड्डियों का कमाल था। वो अमर सिंह जी बेचारे स्वस्थ लाभ ले रहे हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, वो एक अलग कहानी है। तो आज उसी अमेरिका के प्रभाव से, अमेरिका के वजह से परमाणु जो बिल था उस पर सब एक आ गए, वो एक अलग मुद्दा है। तो क्या दुनिया भर के लोगों को एक वायरस का भय दिखा करके, टीका लगा करके जीने की आदत डाल रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? इसके विषय में मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। इसमें से रणधीर सुन रहा है, रणधीर को तो खैर पता भी होगा। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, जो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। वो कोई हैनीमैन लेवल के स्तर के डॉक्टर नहीं थे, बट अपने फन के माहिर थे और बड़ा बढ़िया डॉक्टर थे। मेरे पिताजी पर ईश्वर का ये कृपा थी कि वो कुछ ऐसे बीमारी जो असाध्य हो जाता था उसका बड़ा साध्य इलाज किया करते थे। मेरे ऊपर भी उन्होंने किया। ये मैं पिताजी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा आगे, वो इसी से संबंधित है। मैं एम्स में, तब एम्स ही बड़ा हुआ करता था, सरदेव चंद्रशेखर जी और परम आदरणीय राम सुंदर दास जी के कृपा से मैं बच गया, नहीं तो मैं नहीं बचता। पता ना क्या हो गया था, बुखार ही नहीं उतर रहा था। 1-1.5 महीना एम्स में रहने के बाद दास साहब बोले कि सब बेमतलब कहला रहा, चलो घर चलते हैं। पटना में मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं। बक्सर आते आते मैंने बोला कि ऐसा ना हो मैं जरा घर होकर के आऊँ। तो बोले कि नहीं, अकेले तुमको नहीं जाने दूंगा। उस वक्त वहाँ के बड़े पुलिस अफसर को बुलाए बक्सर स्टेशन पर, मेरे को अपने कार में बैठा के घर ले गया। बाबूजी मेरे को मिले, बोला कि कहाँ हो गए? बाबूजी बुखार उठते नहीं थे इतना। अच्छा कोई बात नहीं। बाबूजी साइकिल लेकर रानीगंज गए, 2 टैबलेट ले आए, बोले कि इसको मिक्स करके सुबह और दोपहर में खा लेना। उसके पहले मेरे माँ को बोलते कि इसका टेम्परेचर जरा 24 घंटे नापो, 1-1 घंटा पर क्या हो रहा है। तो पूरा टेम्परेचर चार्ट बना। बाबूजी 2 दवाई दिए। ये बात मेरे शादी से पहले के है, 30वीं वर्षगांठ मैंने शादी का मनाया है, उसके पहले ये सब बीमारी खत्म हो गई। मतलब ये था। अब वो मैं उनकी बात की कह रहा हूँ। एक हमारे यहाँ के, मैं नाम नहीं रखूंगा, अच्छा नहीं होगा, बहुत बड़े डॉक्टर है गोरखपुर में, बहुत बड़े डॉक्टर। उनके पिताजी को एक असाध्य बीमारी थी और रोज एक इंजेक्शन लगता था। इलाके में मेरे बाबूजी ही कैपेबल थे कि वो इंजेक्शन लगा सकते थे। तो डॉक्टर साहब आए, बोला डॉक्टर साहब रोज बाबूजी कोई दवाई इंजेक्शन लगा दीजिएगा कृपया, नहीं तो पिताजी मेरे मर जाएंगे। बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं कौन दिक्कत, मैं आकर लगा दूंगा। क्या हुआ कि एक बार वो इंजेक्शन खत्म हो गया, वो आ नहीं पाया और पिताजी बहुत परेशान। तो पहले ना पेंसिलिन के इंजेक्शन में ना डिस्टिल वाटर लगा करके, तोड़ कर पेंसिलिन लगा करके हिलाया जाता था। पेंसिलिन के पाउडर आती थी, उसमें डिस्टिल वाटर लगाते थे, हिलाते थे तो पानी जैसा हो जाता था, वो निकाल के फिर इंजेक्शन दिया जाता था। ये उस वक्त की बात है, आज मुझे मालूम नहीं है कि ये व्यवस्था है कि नहीं है। तो पेंसिलिन के इंजेक्शन का था हमारे पिताजी के पास। तो एक नया लाट उसके पानी का आया था। उस शीशा न लाल रंग का था शीशा, पानी तो अंदर सफेद था पर शीशा लाल के अंदर से लगता था, नीचे अंदर पानी लाल है। वो जिनको इंजेक्शन देना होता था वो बोले क्या हुई, तो दो ये मिलन का हुई, वो सॉरी महीने बोल क्या होगा। मैं तो बड़ा परेशान हो गए। हमारे बाबूजी बोले कि मैं पटना जा रहा हूं, मैंने पता किया था तो पटना में एक है। अब उस वक्त तो एक दवा 160-170 रुपये आती थी। मैं बात कर रहा हूँ 80-81 की, 80-81 का 160 रुपये का एक इंजेक्शन का आप कीमत समझ सकते हैं।
हम बाबू जाए बोले कि चाचा ये 700 रुपये का एक इंजेक्शन पड़ा है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा पावर का है ये। तो बोले कि ठीक है मैं रुपया दे दूंगा। बाबू बोले रुपया तुमसे नहीं, मैं तो डॉक्टर से लूंगा, आप तो मेरे पिता समान है, आप बस इंजेक्शन लीजिए, रुपया आपका बेटा देगा। तो बोला जैसी मर्जी तुम, बेटा इतना महंगा तुम्हारे पास भी पैसा। बोला नहीं वो ईश्वर का कृपा है, मैं एक ही बार 10 ले आ दिया हूँ। और बाबूजी 10 बोले कि 1000 गुना ज्यादा पावर है और 700 रुपये की है, और सिंपल पेनिसिलिन के घोलने वाला डिस्टिल वाटर चढ़ा दिया। 7-8 दिन बाद दौड़े दौड़े हुआ, जैसे दवा का इंतजाम हो चुका, उनको भी दवा इंतजाम आए नहीं, स्टॉक में नहीं था, बाहर से आता था। भागा भागा आए और हमारे बाप पहले हमारे घर है। बोले डॉक्टर साहब बाबूजी बड़ा सुंदर, कौन सा इंजेक्शन दिया? वो कह रही थी कि 1000 गुना पावर है। तो उसको बोले कि तो भीतर आओ, उनका बेटा भी साथ में था। बोले तुम तो डॉक्टर हो, हमने उनको पेनिसिलिन का पानी लगाया है, डिस्टिल वाटर। क्या बात कर रहे हो? जी डिस्टिल वाटर लगाया है और कहा है कि 1000 गुने पावर है, और चाचा कूद रहे हैं। बोले बाप रे बाप बचा लिया तुम, ये अब ये दवाई लगाओ। और वो बोले हैं कि जाकर उनका पैसा दो। बोले यार पानी का पैसा लो तुमसे, इसलिए मैंने चाचा से पैसा नहीं लिया। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि साइकोलॉजी था, उनको ये लग रहा था कि ये 1000 गुना पावर है, जो 150 रुपए की दवाई है वो 700 रुपये मिले तो ये बहुत पावरफुल होगा। वो टच थे 10 दिन तक, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि अब हम बिना कोरोना का जिएंगे नहीं, और ये टीका जब तक कोरोना का लेंगे तब तक रहेंगे नहीं। तो मतलब अमेरिका पानी बेचेगा और हम टीका लगाएंगे, क्योंकि शोध में अमेरिका ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है इसके टीका के नाम पर। और अपने यहाँ का, हमारे यहाँ का कोरोना क्यों खिला रहा है? हमारे यहाँ का 1.5 रुपये का पत्ता खिला रहा है और हमको हजारों करोड़ रुपया की दवा का लालच दे रहा है। क्या कहीं कुछ ऐसा है क्या? ये सब बातें निर्मूल हो सकती हैं, सब बातें बेसलेस नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीज चल रहा है मैं उसके बेस पर बोल रहा हूं, उसके ब्याह पर बोल रहा हूं। देखिए भारत की राजनीति आप समझ लीजिए थोड़ा सी, हम सोशल आदमी है, जब तक भारत में नहीं बोलेंगे तब तक मतलब लगेगा नहीं कि मैं कुछ बोल पाया। अब आप देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं अपने भारत के सेनाध्यक्ष से या और दुनिया से। रोज टीवी पर हमारे सेनाध्यक्ष आते बोले जी आप पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमने वहां कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको अपने भारत के पब्लिक को एड्रेस करना है कि आप मोदी जी के किसी काम से परेशान मत होइएगा, पाकिस्तान पर हम चढ़ाई करने वाले हैं। कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे मौसम विज्ञान को गिलगित पाकिस्तान का मौसम दिखाने की क्या जरूरत थी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि क्यों दिखाया गया, क्योंकि आप कोरोना से परेशान मत होइए, गिलगित का मौसम आ गया है, गिलगित हमारा ही है। ये उसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन, मैं आपको एग्जाम्पल देकर आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ऐसा हो कि ठाई से समझ में आ जाए। लालू जी जो मुख्यमंत्री बने तो उनकी माँ बोली कि बउआ क्या हो गए? तो कहे भाई दरोगा हो गई। हाँ, क्योंकि उनको दरोगा से बड़ा पाप मालूम था। अगर वो बोलते कि मैं मुख्यमंत्री हो जाती तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या हो गया। फिर बोले बउआ तोर घर तो घर हथुआ नरेश से बढ़ल बा। उनकी माँ को समझ में आ गया कि मेरा बेटा क्या हो गया है, और लालू जी को समझ में आ गया कि मुझे अपने माँ को कैसे समझाना है। ये मेरे साथ भी बीता था। मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करके आया तो उस वक्त कंप्यूटर किसी को कहने नहीं आता। तो मेरी आजी बोली अरे तोर बाप डॉक्टर आते कंपाउंडरी की पढ़ाई करे खातिर बाहर गए, हाथ ना तेज पढ़े में रहे। हाँ, उसको पता नहीं था कंप्यूटर। तो मैं उसको बोला कंप्यूटर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, कंप्यूटर है। तो मतलब एग्जाम्पल ऐसा जो आपको बहुत समझ में आ जाए। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, उसके बाद दूसरा नंबर चीन का है। मतलब WHO पर अमेरिका चीन का दबाव है, चीन से ज्यादा पैसा अमेरिका लेता है। अब WHO को इस टाइम आज के तारीख में ये एग्जांपल देने की क्या जरूरत थी कि कोरोना एड्स की तरह से है, जबकि दोनों का चरित्र अलग है। कोरोना का चरित्र अलग है, एड्स का चरित्र अलग है। एड्स फैलने की प्रक्रिया अलग है। प्रक्रिया बताऊंगा, कार्यक्रम अश्लील हो जाएगा, आप लोग समझ जाइए। और उसका बचाव भी है, दुकानों पर बिक रही है। तो क्या उसी बचाव से कोरोना का इलाज हो जाएगा? आपको ये एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत पड़ेगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता को आज ये आ करके कहने की क्या जरूरत? वो तो ये भी कह सकता था कि देखिए ये सर्दी खांसी की तरह से परमानेंट रहने वाली चीज लगता है, ये बोल सकता था। बोल सकता था कि जिस तरह से शुगर आपको कंट्रोल ही रखना पड़ेगा, रोज दवा खानी पड़ेगी। बीपी की जैसे आप दवा लेते हैं, एक इसका भी लीजिए। जैसे थायराइड आपको एक बार हो गया तब दवा खा, 100 बीमारी है जो रोज रोज दवा खाना पड़ता है। उसको एड्स कहने की क्या जरूरत पड़ी?
चूंकि मैं भारतीय राजनीति को लोगों को देखता हूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि वो हमारे मन से खेल रहा है दुनिया भर के लोगों को, क्योंकि दुनिया में अब आज के तारीख में एड्स से बड़ा खतरनाक बीमारी नहीं है, इसलिए कि उसका कोई इलाज ही नहीं बना है। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि ये एड्स की तरह से हमारे जीवन में परमानेंट रहेगा। मतलब आप चीन, जापान और अमेरिका के भरोसे रहिए और उनका पानी इंजेक्शन ग्रुप में लीजिए और अपना पैसा उनको देते रहिए। ये एक अलग तरह की वार है जो बम फोड़ने के जगह जैविक बम फोड़ा जा रहा है और मानसिक बम फोड़ा जा रहा है, जिससे आप उनके मानसिक गुलाम हो जाए बीमारियों से परेशानी के नाम पर। दूसरा, अब भारत में आइए, ये बात क्यों, अब जब तक भारत का एग्जाम्पल नहीं दूंगा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जब हमारे पास 5% लोग थे, हमने लॉकडाउन कर दिया, बंद, टोटल बंद, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश ने माना। एक आदमी ने भी इसमें, ना तो मोदी जी का घोर विरोधी राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी जी ने कहा कि गलत किया, ना ही मुलायम सिंह जी के बेटे ने कहा, ना लालू जी के बेटे ने कहा, ना तेलुगु देशम ने कहा, ममता बनर्जी जैसी घोर विरोधी ने भी नहीं कहा कि नहीं लॉकडाउन नहीं मानूंगा मैं, बल्कि सबने कहा कि हाँ लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, क्योंकि एक असाध्य बीमारी था और लोगों ने इसको माना। अब आते हैं कि जब सब लोगों ने उस वक्त, जिस वक्त ये बीमारी शुरुआत में थी, आप लॉकडाउन में देश को झोंक दिए, बंद कर दिया। मैं भी आज 21 तारीख से बाहर नहीं निकला। अंतिम बार मैं 21 मार्च को गया था मेरे बेटे को एयरपोर्ट से लाने के लिए, उसके बाद से मैं कदम ही बाहर नहीं रखा, बिल्कुल। दूध आजकल दरवाजे पर आ जा रहा है तो मैं बाहर ही नहीं निकला किसी काम के लिए। अब जब बीमारी बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है और आप लॉकडाउन खोल रहे हैं जी, अब रेल खोलेंगे, कंपनी खोलेंगे, कुछ एसेंशियल सर्विस खोलेंगे, तो धीरे धीरे करते करते सब कुछ खोल देंगे। दूसरा, आप ही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस अपनाइए, नहीं तो ये बीमारी बढ़ेगी। और जो रेलगाड़ी में ठूस ठूस करके आप लोगों को लेके आ रहे हैं, वो कौन सा सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? वहां कौन सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है? जो ट्रकों में, बसों में, सड़कों पर जो पैदल लोग आ रहे हैं, वहां कहां मेंटेन हो रहा है? चिंता का विषय मुझे यह है कि क्या कहीं कुछ ऐसा है, अगर सरकारों को लगता कि ये 1.5-2 महीने, 1 महीने में खत्म हो जाने वाली चीज है, तो फिर मजदूरों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? कबीरदास जी ने कहा था कि पूरा जीवन काशी बासी मरे के मेरी गमहर बासी। कबीरदास जी लगाए थे कि भाई मरने के टाइम में गहमर में लेके जाओ, या कोई साधु सन्यासी है कि कहा गया था भाई मरने का टाइम हो गया, इनको बनारस ले जाओ। उन मजदूरों से देश की प्रगति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हमारे देश में चल रहा था, उन्हीं क्रांति वीरों को आपने उठा करके उनके घर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया? और इस मामले में पूरी सरकार ने में से एक ने भी इसका विरोध नहीं किया। मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टी बहुत है, मैं यूपी का हूं इसलिए 5 पार्टी का नाम रखता हूं, भाजपा, सपा, बसपा और मान लो ममता बनर्जी और तेलुगु देशम। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के राहत कोष का बोलने से पहले लिख दी कि ये शून्य है एकदम। मनीष तिवारी ने कहा कि बेकार है, उनके कांग्रेस पर एकदम छलावा है उस पर, लेकिन एक आदमी ने ये बयान नहीं दिया कि राज्य सरकारें जिन मजदूरों के कीमत पर अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाती थी और कमाती थी, उन मजदूरों का महीना 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकती। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई धरना प्रदर्शन राजनीतिक लोगों ने क्यों नहीं किया कि भाई जो लोग प्रवासी लोग मुंबई में, राजस्थान में, अहमदाबाद में और जगहों पर हैं, वहां की औद्योगिक क्रांति के क्रांतिवीर है और इन्हीं के बल पर वो कंपनियां चिमनी में से धुआं उगलती हैं और इन्हीं के बल पर वो लोग पैसा कमाते हैं। तो उन लोगों को वहीं पर रोक करके उन सरकारों को जिम्मेदारी नहीं थी कि उनकी भोजन कराता। इस विषय पर कोई भी राजनीतिक दल एक भी विरोध प्रदर्शन किया? किसी ने कोई विरोध किया? कोई भी एक स्वर आया आप लोगों ने सुना? मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये मेरा बात जेन्युइन कि नहीं? ये जितने सालों दोनों भाई इतने बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं, कृपया मेरे को लिख करके मार्गदर्शन करें कि मैं जो कह रहा हूं वो उचित है कि नहीं। मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मेरे वजह से दिल्ली गुंजायमान है, मेरे मेहनत से दिल्ली चल रही है, मेरा मतलब मजदूरों के, मेरे अकेले से नहीं। और अगर कल को काम बंद हो जाए तो आप अनेरिया गाय की तरह से उसको भगा देंगे कि अब दूध देना खत्म होगा तो इसको कसाई के कटने के लिए भेज दें? क्या यही संस्कृति, यही मानसिकता, यही मानवता रह गया हमारे देश के राजनीतिक दलों में, देश के सरकारों में? ये तो सीधा सीधा हुआ कि जिस तरह से आदमी गाय का दूध दूता है, बड़ा फायदा करता है, अब पता चल जाता है कि गाय अब आगे दूध नहीं देगी, बच्चा नहीं देगा, उसका रोल खत्म हो गया, तो या तो अनेरिया छोड़ देते हैं
मतलब लावारिस हिंदी में, क्योंकि भोजपुरी आदमी तो टोन भोजपुरी निकल जाता है, तो या तो उसको आप अनेरिया छोड़ दीजिए, लावारिस छोड़ दीजिए, या फिर उससे भी आगे बढ़िए तो उसको कत्ल खाने में दे दीजिए, अपना कत्ल खाने में कट जाएगी। तो क्या है, आप मजदूरों को अनेरिया छोड़ दिए, सड़क पर पैदल सारे चल रहे हैं अनेरिया की तरह से, लावारिस की तरह से, का कोई वारिस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं अपनी पूरी दिनचर्या लेकर के सड़क पर चल रही हैं, और रोड पर कहीं कुचले जाते हैं, कहीं कत्ल किए जाते हैं, और उससे भी ज्यादा कहीं छीन लिए जाते हैं। मतलब उन लोगों के पास गुर्दा फेफड़ा जो कि काट के आम आदमी नहीं निकाल सकता, वो उसी को लेकर के चल रहे हैं। कई जगह से पता चला कि रुपया पैसा छीन लिया गया। रोड पर कई तरह का व्यभिचार, अत्याचार उनके साथ हो रहा है, और कोई भी राजनीतिक दल इस विषय पर प्रश्न नहीं उठाए कि भाई कहां से आ रहे हो, बॉम्बे से। तो कोई आदमी कहा कि मैं बंबई सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर करूंगा, वहां का प्रदर्शन करूंगा कि बंबई की सरकार इनको जाने क्यों दी। इस विषय पर आपने किसी को सुना, किसी को बोलते हुए सुना? यही जाकर के मुझे संदेह पैदा करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लोगों में एकता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। सानद भाई यहां बैठे हुए हैं, उनको पता है बलिया गाजीपुर के बड़े होनहार आदमी हैं और ऊंची हैसियत रखते हैं, समाज में भी इनका बहुत पहचान है। आपने मुलायम सिंह को भी नजदीक से देखा है, अखिलेश को भी नजदीक से देखा है, और अब नीरज जी के वजह से भाजपा वालों को भी अब नजदीक से देखेंगे या देख चुके होंगे। आपको पता है मुलायम सिंह के घर के शादी में मोदी जी बिल्कुल बाराती और घराती की तरह से गए थे। लालू जी के घर शादी हो रही थी, उनके घराती के जो थे, एक दिन पहले के फ्रेम में लालू जी का बयान आ रहा था, मोदी ये है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ मोदी के साथ खिलखिलाता हुआ पूरा परिवार फोटोशूट करवा रहा है। ये क्या है? हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, अंदर सब ठीक है। इसका एक सीधा बानगी आपको दे रहा हूं कि 6 साल से ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो गई। राजस्थान और हरियाणा में, राजस्थान की सरकार 5 साल की कार्यकाल पूरा करके चली गई, हरियाणा की सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करके दोबारा फिर कार्यकाल शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस जी के राष्ट्रीय दामाद के ऊपर ही एफआईआर नहीं हुआ। इसके पहले राष्ट्रीय दामाद का घोषणा किया जा रहा था, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं हुआ। रावत बड्रा उससे ज्यादा पीसफुल तरीके से अपना राजनीति कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, और हर आप लड़ रहे हैं कि सानद जी सपा है कि बसपा है, मुझे पता करना पड़ेगा, और मैं भाजपा हूं कि सपा हूं, सानद भाई पता करेंगे, और पता करके तुम भाजपा ही हो, तुम आदमी ठीक नहीं हो उसको मानिए। फिर मैं सानद भाई आप सपाई हैं कि भाजपा ही है? भाजपा ही है। ओ फिर आप गलत है, मैं कहूँ मैं सपाई हूं। सानद सिंह और राकेश परमार आपस में लड़ेंगे, दीपक ज्योति से मैं मिलते हुए, दीपक ज्योति आप कौन सा पार्टी के हैं, वो बोलेंगे मैं फला पार्टी को, फिर आप आदमी ठीक नहीं हो। ये नहीं कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नरेंद्र मोदी तीनों आपस में एक ही है। मित्रों, कोरोना आपको लॉकडाउन में बना है, एक कोशिश करें कि आपका दिमाग लॉक ना हो। अब ही आपके पास सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऐसा कभी कोई मौका आया ही नहीं था। इसी को बोलते हैं अच्छे दिन। इससे अच्छा दिन तो हमने कभी किसी द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में पढ़ा ही नहीं है। कि ना तो आपको सवेरे सवेरे भाग करके नौकरी पे जाने की झंझट है, ना ही सानद भाई को स्कूल में जाने की झंझट है कि यार जल्दी जल्दी स्कूल में जाओ, ना ही हमारे दीपक ज्योति जी को समाज में जाने की जरूरत है, ना ही द्विवेदी जी को अपने काम पे जाने की जरूरत है। आपको निश्चिंत, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। जब नींद खुल गई तब दिन हो गया, और जब नींद आ गई तब रात हो गया। आपको सिर्फ उठना है, खाना है, फिर सो जाना है, उठना है, खाना है और सो जाना है। तो इस समय में आप एक मंथन करें, चिंतन करें, जाने अपने आप के विषय में। आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि अगर आप अपने आप को जान लिए तो आपको दुनिया जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड इसी में है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि कहां जा रहे हो, मैं ही सब हूं, मेरे अंदर झांको, मैं ही दुनिया हूं, आवागमन सब इसी में है। वो भगवान कृष्ण आप ही के अंदर है। आप अंदर झांक के देखिए कि हमारे देश में किस मुद्दे पर लड़ाई होती है। तूने ये किया, तूने ये किया। ये जो सबसे बड़ा आज सड़क पर देश भर का मजबूर सड़क पर मर रहा है। कई लोग सड़क पर पैदल चलते चलते अपने प्राण गंवा चुके, कई लोगों की पूरी जिंदगी उजड़ गई। अंत में 2 शब्द आपको बोलूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। मित्रों, ये जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं ना, जो सरकार के बनाए हुए हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल, इन 3 राज्यों के, उड़ीसा, यहां पर ना
98% 90% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे सरकार ने माना है। मतलब यहाँ के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब उसका उलट कि ये जो 3 राज्य है ना, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, MP MLA, इसमें 98% से ऊपर करोड़पति हैं। फिर से एक बार बोल दो, नहीं समझ में आई होगी तो एक बार बड़ा आराम से बोल दो। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो जगह है यहाँ पर 90% से ऊपर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है मापदंड कि ये सब लोग गरीब, मतलब इतना रुपया शहरी और इतना रुपया गांव में अगर आप कमाते हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे, नहीं तो नीचे माने जाएंगे। उस मापदंड पर 90% से ऊपर, ये सरकारी डाटा है, ये मैं कोई कपोल कल्पना नहीं बता रहा हूँ, सरकारी डाटा है। आप गूगल में डाल के देख लीजिएगा या सरकार के NDS पर मांग लीजिएगा, 10 रुपया लगाइए, आपको मिल जाएगा। 10 रुपये में ये सुविधा आ जाएगी। सोनिया जी की कृपा से RTI आपके हाथ में है और 10 रुपये पे सूचना मिल जाएगी। तो 90% से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है, जो हम लोग हैं जो वोट देते हैं। अब आइए कि हम जिनको वोट देते हैं, जो MP MLA है, तो इन राज्यों में यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं MP MLA, ये 90% से ऊपर लोग करोड़पति हैं। बड़ा चिंता के विषय कि जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो करोड़पति है और जिनका प्रतिनिधित्व हो रहा है वो कंगालपति है। अब जो वो 90% लोग जो जनप्रतिनिधि आपके करोड़पति हैं, उसमें से 100% लोग जनप्रतिनिधि पर चलने से पहले कंगाल थे। किसी के पास साइकिल नहीं था, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं था, किसी के पास पान खाने का पैसा नहीं था, कोई और खिला देता था। और भाई कैसे हो, बड़ा दूर से यार, दिल्ली से पान खिला, तो आदमी शर्म के मारे पान खिला देता था। फिर कोई कहता कार है ना, तो आप बड़ी दूर से चाय पिला। तो जो लोगों के पैसे से चाय पीते थे, पान खाते थे, जैसे वो MP MLA बने, उनके यहाँ फॉर्च्यूनर आ गई। सानद भाई समझ गए हैं, मैं उनको नमस्कार बोल रहा हूं, क्योंकि सानद भाई अध्यापक हैं, स्कूल चलाते हैं, इनकी स्थिति अपने स्कूल से है। आगे MP MLA बनेंगे तो इनको नया नया करोड़पति बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले से ही है। तो इसलिए ये बात समझ गए। और बहुत दूर ना जाइए सानद भाई, बलिया गाजीपुर में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं बलिया का रहने वाला हूं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो मित्रों, आपके दिमाग पर ये बताया जाता है कि आप हमारे आंटी के नीचे रहिए, तभी आपका कल्याण है। चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना की महामारी का डर दिखाए या हमारे राजनीतिक दल लोग हमारी आपसी महामारी दिखाएं, ये दोनों एक ही है। इस बीच कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर में जल्दी जल्दी पढ़ दूं। रुद्र प्रताप से रघुवंशी की बताने की जरूरत है। रुद्र प्रताप जी का 28 रुपये गाँव और हाँ, वो रुपया बताने के समय नहीं था ना, ज्यादा टाइम लगता। 28 रुपया गाँव, और जो डाटा है वो ये बता रहा है कि हमारे जो यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में है, उन 90% से ऊपर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और वही डाटा बताता है कि वहां के जो जनप्रतिनिधि है वो 90% से ऊपर लोग करोड़पति हैं। और जो 90% करोड़पति है उसमें से 100% लोग जनप्रतिनिधि होने के पहले कंगाली थे। आप अपना बलिया, छपरा, गाजीपुर देख लीजिएगा। आपको क्या बताएं, आपके अपने मामा ही जनप्रतिनिधि है। अब आपके मामा एक अध्यापक थे का मतलब नहीं है कि सारे मास्टरी से गए हुए हैं, आप अपने मत लीजिएगा। अमित ने लिखा है, अमित को शुभाशीर्वाद। अमित ने लिखा है कि देखिए भैया, सिर्फ विज्ञापन का दौर चल रहा है। आज नेता सिर्फ इसकी बात करते हैं, लेकिन जमीन से बहुत दूर है। जमीन पर नेता होगा तो नेता क्यों होगा भाई, आप नेता भी करें, जमीन भी करें, दोनों अलग अलग बात है। श्रीकांत भाई को नमस्कार। श्रीकांत भाई लिख रहे भैया, क्या वाकई अमेरिका द्वारा इंडोर्स और फंडिंग वुहान लैब को किया गया था या किसी स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट? नहीं, बिल्कुल अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पहले से ही वुहान का फंडिंग करता था। मतलब वुहान की लेबोरेटरी अमेरिका की लेबोरेटरी, अभी मान लीजिए, ये को मैं स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूं, कोई फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आप वुहान के उस लैब का गूगल पर मार लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। या WHO के 10 रुपए का टेम लगा लीजिए। WHO भी हमारे RTI के अंतर्गत आता है, भारत में उसकी ऑफिस है। भारत में राजनीतिक ऑफिस RTI के अंतर्गत नहीं आते, बाकी सब RTI में आता है। मतलब आप ये नहीं पूछ सकते कि भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला, कांग्रेस को कितना चंदा मिला, सपा बसपा को कितना चंदा मिला, ये आप RTI में नहीं मांग सकते। ये मांग सकते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह को कितना चंदा मिला, श्रीकांत को क्या तनख्वाह, ये RTI में मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को कौन कितना रुपया दे, ये अगर बात पता, अगर इसकी जांच हो जाएगी तो विजय माल्या अमेरिका से पैदल यहां आ जाएगा। अगर आज RTI के अंतर्गत राजनीतिक चंदा हो जाए और पता चले कि कौन कितना पैसा दिया था, तो मोहर
चौकसी पैदल ही आएगा, जहाज भी नहीं पकड़ पाएगा, जल्दी जल्दी भारत आएगा। वो भारत इसलिए नहीं आ रहा है कि वो उसको भरोसा है कि मैं फीस दे के गया हूं, बेमतलब नहीं गया है वो। मतलब जो आदमी टैक्सी हायर करेगा तो बलिया तक टैक्सी, बलिया तक जाएंगे भी, उस भरोसा है कि हमने टैक्सी खरीदा हुआ है, तो वो किसको खरीदा ये चला अनुचित होगा। वो फीस दे के गया है, चौकसी निश्चिंत है वो, विजय माल्या फीस दे के गया है, निश्चिंत है वो। श्रीकांत भाई आप कभी बैंक में लोन लेने लिए हैं? ईश्वर ना करे कि आपको बैंक में लोन की जरूरत पड़े हो, लेकिन आप बैंक में लोन लेंगे ना, गरीब लोग जो लोन लेते हैं गांव के, वो बैंक वाले जब रिकवरी कर आते तो लोग नंगे पैंट और नंगा पांव भागते थे। और विजय माल्या हर कंपनी में डिफॉल्टर होता था और उसको दोबारा कॉल देते, ये छोड़ दीजिए, दूसरा वाला पैसा और लीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका डिटेल बता रहा है। तो ऐसे मिल रहा था, मतलब कहा आप जरा बैंक में पैसा लेकर के देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसा पैसा मिलता है, पता चल जाएगा। अमित लिखा कि प्रधानमंत्री जो अमेरिका और चीन के बीच दौड़ रहे हैं, हाँ ये लगेगा। सनत भाई लिखा बढ़िया जी, आपका आशीर्वाद बना रहे सनत भाई। राकेश नमस्कार जी। रणधीर को शुभ आशीर्वाद। WHO चीन का एजेंट बन गया है, अमेरिका का एजेंट बन गया, ही तो तुमको समझ नहीं आ रहा है कि WHO किसका एजेंट है। WHO की एजेंसी का पता चल जाए तो फिर क्या है। अमित ने लिखा है कि परमार भैया अच्छा वक्ता है, अच्छा पॉइंट के साथ बात करते हैं, ये अमित आपका आशीर्वाद है। हाँ सानद भाई आपकी शुभकामनाएं चाहिए, आपका शुभकामनाएं मुझ पर बना रहे। अमित फिर रिप्लाई किसका, अच्छा सानद जी को लेकर कि भैया प्रणाम, अच्छा ठीक है सही कहा आपने। हाँ अमित जी नमस्कार, बहुत बढ़िया। सानद भाई लिख रहे हैं नमस्कार, नमस्कार सानद भाई। किसानों का कर्ज माफ करेंगे बाबा, किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते। किसानों के कर्ज के लिए तो इंश्योरेंस करा दिया गया था, और किसान फसल इंश्योरेंस देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। जो फसल बीमा योजना थी अब उससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हुआ। बैंक का अरबपति खरबपतियों का पैसा हर बार जो एनपीए होता है वो माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान का कर्जा किसी एनपीए के श्रेणी में नहीं आता। तो किसान नहीं आता हमारे साथ में, 6 साल से केवल सो ही चल रहा है। रुद्र प्रताप लिख रहे हैं जी बिल्कुल आप कर रहे हैं। हरिपुंजय नमस्कार भैया, हाँ नमस्कार। अच्छा चलो ऊपर बहुत हो गया, नीचे और कोई आए तो मैं बात करूं, नहीं तो अभिषेक सिंह जी को नमस्कार। अभिषेक जी आप जैसे फ्रंटलाइनर कोरोना हमको सुन रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। मित्रों आपको पता होना चाहिए अभिषेक जी जाने माने डॉक्टर है और राम मनोहर लोहिया में कार्यरत है। और आप जैसे आज के तारीख में तो पुलिस और डॉक्टर भगवान का रूप है भैया, और डॉक्टरों को तो और चिकित्सीय सेवा में काम करने वाले चपरासी से लेकर के क्लर्क, नर्स, टेक्नीशियन सब आज के तारीख में प्रातः वंदनीय है। मैं अभिषेक सिंह जी को भी नमस्कार बोल रहा हूँ। अभिषेक जी ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ चश्मे से पढ़ने में गलती हो जाए। अभिषेक जी ने लिखा है कि बड़े भाई कोरोना की लड़ाई में हम कहाँ हैं? हम कोरोना का लड़ाई में मोहरा है भाई साहब, और कहीं नहीं है। ना तो हम कोरोना में लड़ने के लिए सक्षम है। आप एक सिंपल बात जान लीजिए, अभिषेक जी आप पढ़े लिखे के श्रेणी में आते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और हमारे देश के साथ कई देशें और आज़ाद हुई, और हमारे देश के बाद कई देश आज़ाद हुई। भारत की आबादी, भारत की आज़ादी के समय क्या थी, उसका आर्थिक स्थिति क्या था, डॉलर और रुपया का क्या रेट था, आप गूगल कर लीजिएगा, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन तब भी हम अभी भी हथियार अमेरिका और रूस से खरीदते हैं। हमने हथियार बनाने के विषय में सोचा नहीं, क्योंकि हमको सोचने के लिए मजबूर किया गया कि आप ये सब मत सोचो। आप सोचो कि मंदिर कब बनेगा, आप सोचो कि हम मस्जिद में मंदिर वाले को घुसा दिए, आप सोचो कि फलाने जगह के मुसलमानों ने मिलकर के हिंदुओं को मार दिया, आप सोचो कि फलाने जगह के शेड्यूल कास्ट ने बड़े लोगों को मार दिया। आप सोशल मीडिया को और मेन मीडिया को देखेंगे ना तो आप कहाँ पर आपको समझ में, कोरोना तो बात की चीज, कोरोना बड़ी छोटी चीज है। सोशल मीडिया पर प्रायोजित तरीके से एक वर्ग हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है तो दूसरे वर्ग ईश्वर और अल्लाह को गाली दे रहा है। आपके दिमाग पर यही एक प्रेशर दे दिया गया है, तो आप ये कैसे सोचेंगे, कहाँ सोचने की आपकी शक्ति हैसियत है कि आप ये सोचें कि भाई 1947 से आजाद हुआ, आज तक तोप टैंक बनाने की, कारखाना लगाने के विषय में क्यों नहीं सोचा? जबकि उसी दौड़ में हमारे देश के आज़ादी के टाइम में जो आदमी पेट्रोल पंप पर नौकरी करा करता था, उसका बेटा आजकल दुनिया का सबसे धनी मनी आदमी हो गया। मतलब उसने इतनी प्रगति की,
1952 के पहले के उद्योगपति और 1952 के बाद के उद्योगपति और उनके हैसियत अगर आप अभिषेक भाई जान जाएंगे तो हमारा देश कहाँ जा रहा है आप समझ जाएंगे। कोरोना और रोना बड़ी छोटी चीज, आती जाती चीज है। 1952 में हमारे देश में कौन करोड़पति था, गूगल पर देख लीजिए, टाटा, बिरला डाल दिया। और आज के तारीख में तीनों लोगों का कहीं कोई नाम नहीं है। बिरला इंडस्ट्री अब कहीं नाम नहीं है, डालमिया तो खत्म ही हो गया, नया वर्ग को तो डालमिया के विषय पता नहीं चला होगा। टाटा ग्रुप थोड़ी अपना मेंटेन किए हुए है, सरवाइव कर रहा है। उसके बाद ये जो अबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, रुया ग्रुप और कई ग्रुप है, क्या क्या नाम लूं मैं, महिंद्रा ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये सब लोग 1952 में इन सब लोगों की हैसियत क्या थी? तो कोई स्कूल में अध्यापक था, तो कोई पेट्रोल पंप पर तेल भर रहा था, तो कोई कहीं स्कूल में कुछ कर रहा था, कहीं डोर टू डोर सेल्समैन का काम कर रहा था। और आज के तारीख में क्या है? आज के तारीख में टॉप 10 में नहीं, 1, 2, 3 में इन्हीं लोगों का नाम है। तो 1952 से इनमें से किसी आदमी ने नहीं सोचा कि तोप टैंक बनाने के विषय में भी हम सोचे, बंदूक हथियार बनाने में से सोचे। हमारे मुंगेर वाले को फ्री कर देते तो वही बेचारे इतने हथियार दे देते हमारे मिलिट्री वाले। बस मुंगेर वालों को भी पुलिस ने दबाव बनाया, भैया तुम मत बनाओ। हमारे यहाँ तो साइंटिस्टों की कमी है था, हमारे मुंगेर में तो इतना बढ़िया अव्वल दर्जे को बना लेते हैं सब, रसिया फेल हो जाए, लेकिन उनको भी प्रोत्साहन के देने का परेशान किया गया। तो आप कोरोना की अगर दवाई बना भी लेंगे तो क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का एक साइंटिस्ट भारत में आया, एयरपोर्ट से बाहर उतरते बोला कि हमको सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष मिलवाइए, इतनी धूप यहाँ पर है और हम डीजल खरीद रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं? अरे हम तो डीजल दूसरे को बेचेंगे। पता नहीं चला वो कहाँ है आज की तारीख में। आगे नहीं बोलूंगा, मेरे बच्चों की शादी करना है। अब सानद भाई को परेशान होना पड़ा, पता चलेगा कल पुलिस उठा के गोली मार दी। अब सानद भी कहेंगे बड़ा बढ़िया आदमी था यार, बच्चों की शादी कहीं कहीं करवाओ, तो कह लिया मैं एक आदमी पर दबाव बनाऊं। राजू भाई को नमस्कार, मुंबई से राजू हमको देख रहे हैं। राजू, मुंबई में सब ठीक ठाक है? क्योंकि बड़ा सुन रहा हूँ, हालांकि आप तो बहुत बड़े उसमें रहते हो, आपके यहाँ तो बीमारी छू नहीं पाएगी, बड़े अफसरों का नहीं जाती जो हमारे जैसे गरीब लोगों के पास आती है, लेकिन फिर भी ईश्वर करे कि आप बिल्कुल ठीक हो। आपने लिखा है कि कोरोना के दौड़ में भी आप एक्टिव हैं। कोरोना हमको डरा देगा? कोरोना हमको अमेरिका चीन डराएगा? भाई मैं आपका भाई हूँ, कोरोना डराएगा? बलिया के ठाकुर है भैया, हैं? बलिया जिला घर बा, कौन बात को डर बा? हमारे यहाँ के मंगल पाड़े तनी मनी कैला पर पूरा अंग्रेजन के धमका दिल रहलन। चीतू पाड़े सबसे पहले अपना आपके घोषित दल शुभ सलाम ही आजाद बनी, हमारे केहू नहीं खे। एगो चंद्रशेखर जी पूरा देश के 60 बलिया के 8, अगर चंद्रशेखर जी अकेले देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो मैंने बलिया जिला के कुछ बात के नाम बहुत तो कैसा बात करते भाई। श्रीकांत भाई के नहीं भैया, लोन की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर ना करे कि आपको लोन की जरूरत पड़े, नहीं तो बैंकों की यथार्थ आपको पता चल जाएगा कि लोन वसूलते बैंक आप जैसों से कैसे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगी। अभिषेक जी लिख रहे कि थैंक्स, आप सही हैं। अरे भाई आपको सादर प्रणाम। खैर, इतने बड़े बड़े लोगों की सानिध्य है, मुझे छोड़ के जाने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि यही पोस्ट मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि भैया 1.5 घंटा तक आपका बात छोड़ने को मन नहीं करता और 1.5 घंटे का टाइम नहीं मिलता। तो उन लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है कि लोग कल यूट्यूब पर देखे। आप लोग भी मेरे यूट्यूब आइए, राकेश सिंह परमार नाम से है, आप आशीर्वाद दीजिए। सानंद भाई को मैं कहता हूँ आज के तारीख में आपका आशीर्वाद मेरे को मेरे यूट्यूब पर मिल जाना चाहिए, ताकि मुझे हौसला रहे कि मेरा भाई मेरे साथ मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राजनीतिक मतभेद में आपसी मनभेद ना बने। मुलायम सिंह, लालू यादव और नरेंद्र मोदी एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। आपको न दिख रहा हो तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, लालू जी की बेटी की शादी का, मुलायम सिंह जी के नाती का शादी का है, आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जब ममता बनर्जी का जाते हैं तो कहते हैं कि दीदी हमको बांग्ला संदेश ला करके देगी, और वो ले आकर के देती भी हैं। दोनों लोग एक ही साथ में मिलते रहते हैं। आप एक जान लेंगे कि नरेंद्र मोदी का सबसे घोर विरोधी अरविंद केजरीवाल आज के टाइम में दूरदर्शन का सबसे ज्यादा स्लॉट ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम कहाँ हैं। इसलिए सानद भाई कौन से पार्टी के हैं ये मतलब नहीं होना चाहिए। सानद भाई मेरे भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। श्रीकांत किस पार्टी के हैं ये सब मतलब नहीं है। राजू भाई तो सरकारी अफसर हैं, तो पार्टी मैं नाम नहीं लूंगा। ओम प्रकाश जी कौन से पार्टी के हैं ये नहीं होना चाहिए। हम सब भाई हैं, हमारी आपस में ना बिगड़े, अगर ये हम समझ जाएंगे तो राजनीतिक दलों की खेल कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अंतिम में राजू भाई की बात मान लो कि मैं बिहार अपने गाँव गया में हूँ। गया में तो लोग पिंडदान करने जा रहे हैं, भैया आप वहाँ का रहने वाले हैं तो बहुत बढ़िया जगह पे हैं। सिद्धार्थ वहीं जाकर के बुद्ध बने थे, आप वहाँ के हैं तो बिल्कुल शुद्ध होंगे, इसमें कहाँ कुछ दूर है। बस सिद्धार्थ वहीं जाकर के बुद्ध बने थे।
एनीवे, आप सब लोगों के हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोरोना कोई बीमारी महामारी है नहीं। आप अपना इम्यूनिटी पावर बनाए रखिए, और इम्यूनिटी पावर ना सिर्फ भोजन पदार्थ से होगा, लोगों के प्रति दया भाव से भी बनेगा। ये भी इम्यूनिटी बनाने का एक होता है। मन के अंदर नेगेटिव रखिएगा तो इम्यूनिटी घटती है, पॉजिटिव रहेगा तो बढ़ती है। तो लोगों पर दया बनाए रखिए। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मेरा भारत महान।